पहला मैच बाहर बैठ रहा हूँ, दूसरा मैच बाहर बैठ रहा हूँ, तीसरा मैच बाहर बैठ रहा हूँ, चौथा मैच बाहर बैठ रहा हूँ। देखिए जो प्लेइंग 11 रहती है वो कप्तान की मर्जी रहती है। महेंद्र सिंह धोनी थे कप्तान। हाँ जी, धोनी के पांव दबाए। महेंद्र सिंह धोनी ने जानबूझ के ये वर्ल्ड कप हरवाया ताकि नहीं चाहता था कि किसी की कैप्टनसी के नीचे वर्ल्ड कप जीता जाए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि MS धोनी ने इंडियन क्रिकेट को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करके रख दिया, लेकिन वो 5 प्लेयर्स जिनके करियर डिस्ट्रॉय करने का इल्जाम MS धोनी पे लगता है वो कौन से हैं? ये इल्जाम किस हद तक दुरुस्त है? MS धोनी का उसमें क्या रोल था? MS धोनी के करियर के डार्क सीक्रेट्स आपसे इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। ट्रांसफॉर्मेशन MS धोनी ने की, उसकी लेगेसी स्टार्ट की थी कपिल देव ने 83 में। एक शॉर्ट टाइम में पीक मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी देखा, लेकिन सौरव गंगुली ने अर्ली 2000 में उसी एग्रेशन को, उसी लेगेसी को री इन्वेंट किया। लेकिन जो काम MS धोनी ने 5 साल में कर दिया 2007 से लेकर 2013 में, उन 5-6 सालों में 3 ICC टूर्नामेंट, तीनों डिफरेंट ICC टूर्नामेंट जीतने का कारनामा शायद कोई भी दुनिया का कप्तान परफॉर्म नहीं कर सका। लेकिन इसके बावजूद MS धोनी ने इंडियन क्रिकेट को बहुत सारा नुकसान पहुंचाया, ये उन पे इल्जाम लगाया जाता है। बहुत सारे लेजेंडरी प्लेयर्स जिनके करियर बहुत अनफॉर्चुनेट तरीके से खत्म हुए। इन 5 प्लेयर्स में जो पहला नाम है वो है इरफान पठान। 5वां मैच भी शुरू हुआ, मैं टीम में नहीं हूँ, तो मैंने गैरी साहब से पूछा कि मुझे आप इतना बताइए कि रीजन क्या है। ये उनके अल्फाज थे, देयर आर थिंग्स आर नॉट इन माय हैंड। तो मैंने पूछा कि इरफान पठान ने कई दफा इंटरव्यूज में ये बात की है कि जब 2012 में वो खेल रहे थे और उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया था, उस साल में उन्होंने 12 ODI मैचेस में 19 विकेट्स ली थी। उनका इकोनॉमी रेट 4.57 का था। उन्होंने बैटिंग में 171 रन स्कोर किए थे। उनका स्ट्राइक रेट बैटिंग में तकरीबन 100 का था। उसके बावजूद इरफान पठान को ड्रॉप कर दिया गया। और इरफान पठान बताते हैं कि उन्हें जब ड्रॉप किया गया तो जब पूछा गया कि आप मुझे क्यों नहीं खिला रहे, तो MS धोनी ने कहा कि ये डिसीजन हेड कोच का है। और जब हेड कोच से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये डिसीजन MS धोनी का है। और फिर वो कहते हैं कि मुझे ये मैसेज भी पहुंचाया गया कि दोनों भाई इकट्ठे नहीं खेल सकते, या यूसुफ प्लेइंग 11 में होंगे या इरफान प्लेइंग 11 में होंगे। और लॉजिक ये दी गई कि चूंकि दोनों ऑलराउंडर हैं और ऑलराउंडर की एक ही स्लॉट के लिए दोनों कंपीट कर रहे हैं, तो दोनों ऑलराउंडर एक टीम में नहीं खेल सकते। हमें एक ही ऑलराउंडर खिलाना है और उसके साथ हमें 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जाना है। इरफान पठान नो डाउट ऑलराउंडर थे, नो डाउट अपने करियर के आखिरी कुछ सालों में उनकी बैटिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई थी। लेकिन स्टिल अगर एक बॉलर आपको 12 मैचेस में 19 विकेट लेके दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जस्ट एक ऑलराउंडर नहीं है, बल्कि वो एज अ प्रॉपर बॉलर भी प्लेइंग 11 में खेल सकता है। लेकिन ऑलराउंडर का टैग लगाकर ऑलराउंडर से कंपीट करके इरफान पठान को ड्रॉप करना, ये MS धोनी के ऊपर एक इल्जाम है कि उन्होंने ये काम किया। और बजाहिर स्टैट्स भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि इरफान पठान का करियर एक अनफॉर्चुनेट तरीके से खत्म हुआ। लेकिन एक चीज और भी देखने वाली है कि इरफान पठान इस टाइम पे IPL भी खेल रहे थे, और इन सालों में, इन 2-3 सालों में इरफान पठान की IPL में परफॉर्मेंस भी गिरती जा रही थी। और MS धोनी का यह ख्याल था कि चूंकि उनके पास पेस कम हो गई थी, उनके पास उस तरीके से स्विंग नहीं रही थी, और टीम इंडिया एक अग्रेसिव कल्चर डेवलप करना चाह रही थी, प्रॉपर बॉलर, ऐसे बॉलर जो कि मैचेस जितवा सके। तो शायद MS धोनी को लगता था कि स्किल सेट में कहीं ना कहीं इरफान पठान वीक है, और एक क्वालिटेटिव एनालिसिस की बेस पे, एक ओपिनियन की बेस पे उन्हें लगता था कि उन्हें ज्यादा पेस वाले बॉलर चाहिए हैं, और इरफान पठान को ड्रॉप कर दिया गया। दूसरा एलिगेशन जो MS धोनी पे लगता है वो वीरेंद्र सहवाग के बारे में है। ये किसी के बाप की टीम नहीं है, या जो डिजर्व करता है वही खेलना चाहिए। बट मुझे ये थोड़ा भी एहसास नहीं था कि मैं शायद उन 2 टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप हो गया। वीरू इंडियन क्रिकेट की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बड़े ओपनर है। सुनील गावस्कर नो डाउट उन्होंने इंडियन क्रिकेट की बैटिंग को ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन जिस तरीके से वीरेंद्र सहवाग एक इंपैक्टफुल बैटिंग करते थे वो शायद सुनील गावस्कर भी नहीं कर सके। और वीरेंद्र सहवाग ने दुनिया के हर कंट्री में जाके स्कोर किए हैं, हर बड़ी टीम के अगेंस्ट स्कोर किए हैं। लेकिन वीरेंद्र सहवाग 2011 के वर्ल्ड कप में भी बड़ी जबरदस्त फॉर्म में थे, बड़े अच्छे रन किए थे, पहले मैच में 100 स्कोर की थी। लेकिन उसके बाद चंद मैचेस खेलने के बाद वीरेंद्र सहवाग ड्रॉप कर दिए गए, और उसका इल्जाम MS धोनी पे लगता है कि वीरेंद्र सहवाग को इनफ चांसेस दिए बगैर ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो वीरेंद्र सहवाग ने 2011 के वर्ल्ड कप के बाद टोटल इंडिया के लिए 11 ODI मैचेस खेले, और उन 11 ODI मैचेस में वीरेंद्र सहवाग की कोई ODI 100 नहीं है, और उसमें सिर्फ उनकी जो बैटिंग एवरेज है वो 21 की है। वीरेंद्र सहवाग ने 9 टेस्ट मैचेस खेले, इन 9 टेस्ट मैचेस में उनकी जस्ट एक टेस्ट 100 है, और इस एक टेस्ट 100 के साथ जो उनकी इन 9 टेस्ट मैचेस में बैटिंग एवरेज है वो 27 की है। उनकी और कोई इंपैक्टफुल इनिंग्स नहीं है।
तो इसका मतलब है कि 2012 में वीरेंद्र सहवाग ने जो मैचेस खेले उसमें टीम इंडिया के लिए उन्होंने एटलीस्ट 25 प्लस इनिंग्स खेली और उन 25 प्लस इनिंग्स में उनकी जस्ट 100 आती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये 25 इनिंग्स ऑर्डिनरी मैचेस थे, इसमें पाकिस्तान से होम सीरीज थी जिसमें वीरेंद्र सहवाग फेल हुए, इसमें ऑस्ट्रेलिया में सीबी सीरीज थी जिसमें वीरेंद्र सहवाग फेल हुए। तो वीरेंद्र सहवाग का ये फेल होना ना सिर्फ उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा था बल्कि साथ उसकी फील्डिंग। आपने एम एस धोनी मूवी में देखा होगा कि एम एस धोनी ने जब बीसीसीआई के हायर ऑफिशियल से बात की तो उसमें फील्डिंग कल्चर की भी बात की गई। अगर हमें जीतना है तो हमें कुछ टफ कॉल्स लेने पड़ेंगे। सर 3 प्लेयर्स अब ओडीआई टीम में फिट नहीं बैठ रहे। They are very slow as fielders, sir, and the format needs fitter players. कि ना रन आ रहे हैं ना फील्डिंग हो रही है। एक बैट्समैन रन कर रहा हो, फील्डिंग में वीक भी हो तो आप उसको अकोमोडेट कर सकते हैं। एक बैट्समैन से रन नहीं आ रहा है, फील्डिंग अच्छी कर रहा है तो भी आप उसको इनफ टाइम दे सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे सकते हैं। बट अगर फील्डर है जिससे फील्डिंग नहीं हो रही, जिससे कैचेस नहीं हो रहा है, जिससे ग्राउंड फील्डिंग नहीं हो रही, जिससे रन नहीं हो रहे, तो आप खुद सोचें कि कप्तान क्या करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि वीरेंद्र सहवाग को ड्रॉप करने का ब्लेम थोड़ा अनफेयर है। इरफान पठान के स्टैट्स इस क्लेम को बैक करते हैं कि उसको अभी एक चांस और मिलना चाहिए था, चाहे एज बॉलर देते चाहे एज ऑलराउंडर देते। लेकिन वीरेंद्र सहवाग के स्टैट्स, वीरेंद्र सहवाग की फील्डिंग और एम एस धोनी की लॉजिक वीरेंद्र सहवाग को ड्रॉप करने को कंप्लीटली जस्टिफाई करते हैं। तीसरा नाम इस लिस्ट में हरभजन सिंह का है। हरभजन सिंह एक और ऐसा नाम है जिनके बारे में कहा जाता है कि एम एस धोनी उनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन एम एस धोनी ने उनको ड्रॉप किया या वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे ड्रॉप हुए। हरभजन सिंह ने 2011 से लेकर 2015 के 4 सालों में इंडिया के लिए 11 टेस्ट मैचेस खेले और ये 11 टेस्ट मैचेस कोई फास्ट ट्रैक्स पे नहीं हुए, ये उन मैचेस में हुए जहां पे टर्निंग पिच थी, इंडिया को एडिशनल स्पिनर की जरूरत थी, उन्हें बुलाया गया, उन्हें खिलाया गया। लेकिन हरभजन सिंह ने इन 11 मैचेस में 40 की एवरेज से जस्ट 31 विकेट ली। अगर आप इंडिया में होने वाले मैचेस में टर्निंग पिचेस पे भी 11 मैचेस में जस्ट 30 विकेट ले पाते हैं। ओवरऑल 2015 में जब उनका ओडीआई में कमबैक हुआ उससे पहले लास्ट टाइम उन्होंने 2011 में वनडे मैचेस खेले थे और 2011 की उनकी परफॉर्मेंस ये थी कि उन्होंने 17 ओडीआई मैचेस में 17 विकेट ली थी और इनमें बहुत सारे मैचेस इंडिया में खेले गए थे जिनमें टर्निंग पिचेस थी जहां पर वो विकेट ले सकते थे, लेकिन उन्होंने 41 के एवरेज से 17 मैचेस में 17 विकेट ली। दूसरी तरफ उनके कंपटीशन में रवि अश्विन आ चुके थे, परफॉर्म कर रहे थे, मैचेस जितवा रहे थे, डिलीवर कर रहे थे, टेस्ट मैचेस में 5 पे 5 ले रहे थे, साथ में रन कर रहे थे, ओडीआई में कंटेन कर रहे थे, क्रूशियल विकेट्स ले रहे थे। इसलिए हरभजन सिंह अगर ये समझते हैं कि उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है तो वो अपने इन 4 सालों की परफॉर्मेंस को रवि अश्विन से कंपेयर कर लें और उसके बाद बताएं कि जब एक ऑफ स्पिनर की स्लॉट हो तो उस पर क्या हरभजन सिंह को चांस दिया जाता या रवि अश्विन को। इस लिस्ट में चौथा नाम जो कि विक्टिम कार्ड खेलते हैं अक्सर, वो टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर है। गौतम गंभीर ने केकेआर के लिए बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी, 2011 के बाद भी वो केकेआर के लिए परफॉर्म करते रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है। गौतम गंभीर ये कहते हैं कि वो चूंकि कैप्टनसी के कैंडिडेट थे, वो वाइस कैप्टन थे, इसलिए उन्हें जल्दी ड्रॉप कर दिया गया, उन्हें फेयर चांसेस नहीं दिए गए। लेकिन अगेन गौतम गंभीर के स्टैट्स भी कुछ और कह रहे हैं। गौतम गंभीर ने 2011 से 2016 के जो 5 ईयर्स है इनमें 21 मैचेस खेले हैं। इन 21 मैचेस में उनकी एक भी टेस्ट 100 नहीं है। 21 टेस्ट मैचेस की स्ट्रीक है इन 5 ईयर्स में जिसमें वो एक भी टेस्ट 100 स्कोर नहीं कर सके। इसमें इंडिया ने अवे मैचेस भी खेले, होम मैचेस भी खेले, अच्छी टीमों के अगेंस्ट भी खेले, विकेट टीम्स के अगेंस्ट भी खेले, लेकिन कोई इंपैक्ट फॉर 100 गौतम गंभीर इन 21 मैचेस में स्कोर नहीं कर सके। अगर आप 21 टेस्ट मैचेस में भी 100 स्कोर नहीं कर पाते और फिर आप ये कहते हैं कि हमें अनफेयर तरीके से ट्रीट किया गया, हमें चांसेस नहीं दिए गए, तो आई थिंक ये अनफेयर ट्रीटमेंट है। ये एम एस धोनी को क्रिटिसाइज करने की बजाय ये अपने गिरेबान में झांकना चाहिए गौतम गंभीर को कि उनकी परफॉर्मेंस क्या थी जिसकी वजह से वो खेल पाते। इस लिस्ट में 5वां और आखिरी नाम आशीष नेहरा का है। आशीष नेहरा जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तो 2002 में, उसके बाद फिर 2003 के वर्ल्ड कप में वो स्टार बन चुके थे। अगेंस्ट इंग्लैंड जो उन्होंने स्पेल किया था वो वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेल था उस वर्ल्ड कप का। जब एम एस धोनी टीम में आते हैं तो एम एस धोनी उस वक्त जूनियर थे, आशीष नेहरा सीनियर थे। आशीष नेहरा कोई चौके थोड़ी सी जैसे फास्ट बॉलर में एक नेचुरल अग्रेशन होता है, कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज कर लेते हैं, अपने टीम मेंबर्स पर भी यूज कर लेते हैं। तो इस तरह के 2-3 इंसिडेंट्स हुए जिसमें आशीष नेहरा और एम एस धोनी के दरमियान कुछ अब्यूसिव लैंग्वेज एक्सचेंज हुई और वो आशीष नेहरा की तरफ से आई एम एस धोनी के लिए। तो एम एस धोनी के बारे में कहा जाता है कि उस दिन से एम एस धोनी आशीष नेहरा के अगेंस्ट थे और वो कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढते थे कि आशीष नेहरा को ड्रॉप करें, उनको ना खिलाएं। लेकिन ये अगर हम स्टैट से देखें तो 2011 लास्ट ईयर था जिसमें आशीष नेहरा टीम इंडिया के लिए खेले जब एम एस धोनी कैप्टन थे और उस साल में आशीष नेहरा ने 7 मैचेस खेले
और उन्होंने 6 विकेटें हासिल की। लेकिन क्या 7 मैचेस खिलाना MS धोनी की प्लानिंग थी उन्हें ड्रॉप करने के लिए? इसको देखने के लिए हम उससे पीछे 2 साल चलते हैं। 2009 में और 2010 के जो 2 इयर्स थे, इन 2 इयर्स में MS धोनी ही टीम इंडिया के कप्तान थे। इन 2 इयर्स में आशीष नेहरा ने टीम इंडिया के लिए 41 ODI मैचेस खेले। 2 इयर्स में 41 ODI मैचेस बहुत ज्यादा होते हैं और इन मैचेस में उसने 59 विकेट थी। तो आशीष नेहरा जब परफॉर्म कर रहे थे, MS धोनी उन्हें खिला रहे थे। 2011 में आके आशीष नेहरा की परफॉर्मेंस में डिप आता है, पेस में डिप आता है और खासकर उनकी इंजरीज बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इवन 2011 के वर्ल्ड कप में भी वो कुछ मैचेस नहीं खेल पाए थे। तो एक प्लेयर जो कि अपनी फिटनेस से जुड़ रहा है, जिससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, जिससे पेस नहीं निकल रही और वो उस वक्त तक 35, 36, 37 साल की एज में होने वाला है, तो अगर उसको ड्रॉप किया जाता है तो इसमें हम कैप्टन को कसूरवार नहीं कह सकते। जब तक आशीष नेहरा का टाइम था तब तक आशीष नेहरा को प्रॉपर चांसेस मिले। तो मेरे ख्याल में MS धोनी पर ब्लेम करना कि उन्होंने प्लेयर्स को ड्रॉप किया, अगर आप देखेंगे ऐसा कप्तान जो 2011 का वर्ल्ड कप जीता है, वो 2011 से 2013 तक के 2 इयर्स में कंप्लीटली स्ट्रगल करता है, वो कहीं जीत नहीं पा रहा। वो इंग्लैंड जाता है 4-0 से टेस्ट सीरीज हार जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया जाता है CB सीरीज हार जाता है, वो पाकिस्तान से होम सीरीज खेलता है वो हार जाता है। वो खुद परफॉर्म कर रहा है बट उसकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही। तो आप खुद सोचें कि जब 2012 पूरा ड्राई ईयर जाता है, 2013 तकरीबन हाफ ईयर ड्राई जाता है और उसके बाद वो सोचता है कि नहीं अब मैं नई टीम बनाऊंगा। 1.5 साल इन सीनियर से परफॉर्म नहीं हुआ, इनफ में इनफ, वो नई टीम बनाता है और जाते ही वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाता है। तो क्या ब्लेम उस कैप्टन पे होना चाहिए या उन सीनियर प्लेयर्स पे जिन्होंने उस कैप्टन को लेट डाउन किया? Yeah, another trophy for the shelf, but the whispers talking about your other self. They see the loyalty to the old guard standing tall, while the future's knocking, waiting for the call. Is it strategy or sentiment?